हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव में जनन। अब इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले मानव के जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है कि नर जनन तंत्र किस प्रकार का होता है और मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। फिर इनके अंदर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, युग्मक जनन के बारे में पढ़ना है कि शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होगा, अंडाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट पढ़ना है शुक्राणु की संरचना कैसी है, अंडाणु की संरचना कैसी है। उसके बाद निषेचन क्रिया को पढ़ना है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है, उसे पढ़ना है। निषेचन से युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, फिर भ्रूण के विकास से नया जीव बनता है। तो भ्रूण का विकास किस तरह से संपन्न होता है उसके बारे में इसमें स्टडी करना है। इसी के अंदर मानव में मादाओं में जो आर्तव चक्र पाया जाता है उसकी स्टडी करनी है, प्रसव क्रिया की स्टडी करनी है, दुग्ध स्रवण की स्टडी करनी है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं मानव जनन चैप्टर को। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है जनन की। अब जनन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि प्रत्येक सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। यानी कोई भी सजीव है वो हमेशा अपने समान ही संतान को उत्पन्न करेगा। तो सजीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जनन के द्वारा एक जाति की निश्चितता को बनाए रखा जाता है, क्योंकि सजीवों की मृत्यु निश्चित है। तो सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करके अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। और जाति की निरंतरता को बनाए रखने में युग्मनज संरचना सहायक होती है, क्योंकि युग्मनज से ही भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर नए जीव का विकास होता है। तो सबसे पहले जनन की परिभाषा अपनी क्या है, सजीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। इसके बाद सेकंड है लैंगिक द्विरूपता। अब लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, ऐसे जीव जिनमें नर और मादा को बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके, उन प्राणियों को हम लैंगिक द्विरूप प्राणी कहते हैं। और इस गुण को बाहरी आधार पर पहचाने जाने की क्षमता को लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी बाहर से देखकर हम ये बता सके कि ये नर है या मादा है, तो इस गुण को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो नर और मादा को बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचानने का गुण जो है उसे लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब जैसे मनुष्य के अंदर हम बात करें, नर के अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं बाहरी लक्षण, मादा के अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें हम बाहरी रूप से देखकर बता सकते हैं कि यह नर है तथा यह मादा है। जैसे नर के बाह्य लक्षण है चेहरे पर दाढ़ी मूंछों की उपस्थिति। नर में चेहरे पर दाढ़ी मूंछें होंगी, मादा के अंदर नहीं होंगी। आवाज का भारी होना, नर की आवाज भारी होती है, मादा की आवाज महीन होती है। शिश्न और वृषण कोष उपस्थित, नर में प्राथमिक जननांग के रूप में वृषण पाए जा रहे हैं, वृषण कोष में मिलेंगे। और शिश्न जो लैंगिक जनन अंग है या मैथुन अंग है वह पाया जाता है। मादा के बाहरी लक्षण है स्तन ग्रंथियां विकसित होना। मादा में जो स्तन ग्रंथियां है वह विकसित रूप में पाई जाती है या उनके स्तन विकसित होते हैं, जबकि नर के अंदर स्तन ग्रंथियां है विकसित रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट लक्षण है आवाज का महीन होना। मादा की आवाज बारीक होती है, पतली होती है, मधुर होती है, जबकि नर की आवाज मोटी होती है। नेक्स्ट है श्रोणि क्षेत्र का अधिक विकास। मादा के अंदर जो श्रोणि भाग है, श्रोणि भाग होता है हमारी कमर से नीचे का भाग, नर की तुलना में इनका श्रोणि क्षेत्र अधिक विकसित होता है। उसके कुछ रीजन है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे कि किस कारण से श्रोणि भाग अधिक विकसित होता है, लेकिन अभी केवल हमें याद रखना है ये मादा के बाहरी लक्षण है, स्तन ग्रंथियां विकसित होना, आवाज का बारीक होना और श्रोणि क्षेत्र का अधिक विकास होना। तो इन लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी को बाहरी लक्षण या बाहरी रूप से पहचाना जा सकता है
इस गुण को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है यौवनारंभ, या इसे ही हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी होती क्या है, मानव के अंदर अपरिपक्व जनन अंग एक निश्चित आयु के बाद परिपक्व होते हैं और उसके बाद जो नर या मादा है, नर और मादा जनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। तो वह अवस्था जिसमें नर और मादा के अपरिपक्व जनन अंग परिपक्व होते हैं और उनमें जनन क्षमता का विकास होता है, उसे ही यौवनारंभ या प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। यानी एक निश्चित आयु के बाद ही नर और मादा जनन क्रिया करने में सक्षम होंगे। उस निश्चित आयु को ही हम, या उस निश्चित आयु के बाद जो लक्षण दिखाई देंगे उन्हें ही हम यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। अब यौवनारंभ नर की तुलना में मादा में थोड़ा जल्दी आ जाता है। जैसे नर के अंदर जो यौवनारंभ या प्यूबर्टी है उसकी आयु है 14 से 16 वर्ष की आयु। 14 से 16 वर्ष की आयु में नर के जनन अंग परिपक्व होंगे और वह जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाएगा। जबकि मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में यौवनारंभ आ जाता है। यानी मादा में जनन अंग 12 से 14 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं। तो लगभग 2 साल का डिफरेंस मादा और नर में यौवनारंभ में पाया जाता है। मादा जल्दी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है, जबकि नर मादा की तुलना में थोड़ी देर से लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं या जनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। अब ये जो आयु है इस पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है या जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे ये जो आयु हमने दी है ये भारत के अंदर यौवनारंभ की आयु है। नर में 14 से 16 वर्ष, जबकि मादा में 12 से 14 वर्ष। ठंडे प्रदेश जो है, जहाँ की ठंडी जलवायु है, वहाँ इसमें अंतर पाया जाता है। जैसे नर वहाँ पर 16 से 18 वर्ष की आयु में परिपक्व होगा, जबकि मादा वहाँ पर 14 से 16 वर्ष की आयु में लैंगिक रूप से परिपक्व होती है। तो लैंगिक परिपक्वता पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। गर्म प्रदेश वाली जो जलवायु है वहां रहने वाले लोगों में या नर या मादा में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, जबकि ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में लैंगिक परिपक्वता या नर या मादा में यौवनारंभ थोड़ा देरी से आता है। तो यौवनारंभ सीधा सा ये है, नर और मादा का लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाना ही यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। अब यौवनारंभ के समय कुछ परिवर्तन होते हैं। जब नर में यौवनारंभ होगा, मादा में यौवनारंभ होगा, तो उनके अंदर कुछ चेंजेस या परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे नर में शिश्न, वृषण कोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। शिश्न मैथुन अंग है, वृषण कोश जिसमें वृषण पाए जाते हैं वह संरचना है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि सहायक जनन ग्रंथियां हैं। तो इनके आकार में वृद्धि हो जाती है 14 से 16 वर्ष की आयु में। जबकि मादा में गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी और भग के आकार में वृद्धि होती है। गर्भाशय वो संरचना है जहाँ निषेचन होता है, योनि मैथुन अंग है, अंडवाहिनी जहाँ पर निषेचन संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका भी इसे बोलते हैं। भग स्त्री के जो बाहरी जनन अंग है, बाहरी रूप से जो दिखाई देते हैं, उनके आकार में वृद्धि हो जाएगी। सेकंड, नर में वृषण का आकार बढ़ जाता है और वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जो नर का प्राथमिक जनन अंग है वृषण, उसका आकार बढ़ जाएगा और उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मादा में स्तन ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है और मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। स्तनों का आकार बढ़ेगा मादा के अंदर और उनमें मासिक चक्र या आर्तव चक्र जिसे हम बोलते हैं वह स्टार्ट हो जाता है। आर्तव चक्र इसलिए स्टार्ट होता है जिससे कि हर माह अंडाणुओं को मुक्त किया जा सके। उस क्रिया के लिए यह आर्तव चक्र या मासिक चक्र प्रारंभ होता है। नर की आवाज भारी हो जाती है, जबकि मादा की आवाज महीन रहेगी। नर की जो पिच है आवाज की वो हाई होती है, हाई हो जाती है, जबकि मादा की जो आवाज की पिच है वो लो हो जाती है। इसलिए नर की आवाज भारी और मादा की आवाज बारीक या पतली या फिर मधुर होती है। फिर
अंशीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। नर के अंदर जो अंश मेखला वाला हिस्सा है, हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा, इसमें ज्यादा वृद्धि होगी, जबकि मादा में श्रोणि क्षेत्र में वृद्धि होती है। कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है वो श्रोणि क्षेत्र कहलाता है। वहां पर वसा का ज्यादा जमाव होता है मादा के अंदर, इसलिए उसमें श्रोणि क्षेत्र में वृद्धि पाई जाती है। जबकि नर में ऊपरी क्षेत्र के अंदर हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी, उसे हम बोलते हैं अंशीय क्षेत्र में वृद्धि होना। फिर टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच हार्मोन के स्त्रवण में वृद्धि होगी। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, जो नर में जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, उनको उत्पन्न करने का काम करेगा। एफएसएच पुटिका उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो इनके स्त्रवण में नर में वृद्धि हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण बढ़ जाएगा, एफएसएच हार्मोन का स्त्रवण बढ़ जाएगा, एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्रवण बढ़ जाता है। जबकि मादा में मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का स्त्रवण बढ़ जाएगा, जो मादा में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करते हैं, लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। एफएसएच और एलएच हार्मोन के स्त्रवण में भी वृद्धि हो जाती है। नर मादा की ओर मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित होने लगते हैं, यानी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनका मादा की ओर आकर्षण बढ़ जाता है, जबकि मादा हार्मोनल चेंजेस के कारण नर की ओर मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित होने लगती है। तो ये सारे लक्षण नर और मादा में यौवनारंभ या प्यूबर्टी के समय दिखाई देते हैं, जिससे कि वो जननिक रूप से या लैंगिक जनन करने में सक्षम हो सके। तो ये 3-4 चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर। जनन, लैंगिक द्विरूपता और यौवनारंभ। जनन सजीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। लैंगिक द्विरूपता बाहरी लक्षणों के आधार पर नर और मादा को पहचाने जाने की क्षमता है। यौवनारंभ एक निश्चित आयु के बाद नर और मादा में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिससे उनके जनन अंग अपरिपक्व रूप से परिपक्व रूप में बदल जाएंगे और वो जनन क्रिया करने में सक्षम होंगे, जिन्हें हम यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नर के प्रजनन तंत्र का अध्ययन करेंगे कि मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या प्रजनन तंत्र होता है, किन किन संरचनाओं से मिलकर वो बना होता है और उसके अंदर कौन कौन से कार्यों को संपन्न किया जाता है।